एमए फाइनल राजनीति विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिकारों की प्रकृति। मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनका राज्यों द्वारा आदर किया जाना अनिवार्य होता है। साथ ही ये अधिकार ऐसे मापदंड होते हैं जिनके माध्यम से राज्य के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना संभव हो पाता है। द्वितीय विश्व के बाद मानव अधिकारों को उनकी प्रकृति के आधार पर दो रूपों में हम विभाजित कर सकते हैं। ये दो रूप हैं। पहला है मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का नकारात्मक रूप, और दूसरा है मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का सकारात्मक रूप। यानी राज्य का नकारात्मक रूप संरक्षण के रूप में और संरक्षण के मामले में राज्य का सकारात्मक रूप। यदि हम नकारात्मक रूप को देखें तो हम कह सकते हैं कि मानव अधिकारों के नकारात्मक रूप से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जिनके द्वारा राज्यों को कुछ करने से रोका जाता है। यानी वो राज्य को मना ही करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कानूनों के उल्लंघन के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अकारण ही अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता है। व्यक्तियों को किसी भी धर्म एवं संप्रदाय के अनुसार आचरण करने से नहीं रोका जा सकता है आदि। दूसरा है मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का सकारात्मक रूप। मानव अधिकारों के सकारात्मक रूप से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए कुछ सुविधाएं या स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। अर्थात राज्य अपने यहाँ इस प्रकार की दशाओं का निर्माण करेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता एवं गरिमा के साथ जीवन यापन कर सके। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि सरकारों द्वारा गरीबों के खाने एवं रहने की व्यवस्था करना, किसानों के लिए छूट के प्रावधान करना, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, महिलाओं के लिए समानता एवं संपूर्ण विकास के अवसर प्रदान करना, गरीब एवं असहायों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना आदि। तो इस प्रकार से यह है मानव अधिकारों की प्रकृति, जिसमें मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का नकारात्मक रूप है और दूसरा मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का सकारात्मक रूप। अब हम पढ़ेंगे मानव कर्तव्यों का अर्थ। मानव कर्तव्य से तात्पर्य मानव को मानव होने के नाते नैतिक आधार पर समाज के अन्य व्यक्तियों जीवों को जीने एवं विकास के लिए अवसर प्रदान करने में सहयोग प्रदान करे। मानव कर्तव्य के अंतर्गत मनुष्य अन्य मनुष्यों को भी अपने समान ही इस समाज का ही एक अंग मानते हुए उसके महत्व को स्वीकार करे तथा उसे भी वही अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त करने के अवसर सुनिश्चित कराने में अपना सहयोग प्रदान करे, जिससे उसे समानता के अवसर प्राप्त होता है। अर्थात मानव कर्तव्य एकाधिकार की विपरीत अवधारणा है जिसमें मानव अपना ही वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, जबकि मानव कर्तव्य के अंतर्गत मनुष्य को समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैतिक आधार पर कुछ कार्य करना अनिवार्य होता है। मानव अधिकारों की तरह मानव कर्तव्य हालांकि न्यायालय या अन्य विधि द्वारा सुनिश्चित करना बाध्य नहीं है, परंतु समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव कर्तव्यों से परिचित कराया जाए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मानव कर्तव्यों का पालन करने लग जाए तो विश्व में मानव अधिकारों के हनन की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। परंतु वर्तमान आर्थिकवादी समाज में मछलियों का सिद्धांत लागू होता है, जिसके अंतर्गत बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसी प्रकार विश्व में आज मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर अपने अधिकारों की प्राप्ति के आधार पर अन्य समाज के अधिकारों का ध्यान नहीं रखता है, जिसका परिणाम समाज में अशांति और संघर्ष के रूप में हमारे सामने आ रहा है। मित्रों, मानव कर्तव्य पालन द्वारा न केवल स्वयं के अधिकारों को अपितु अप्रत्यक्ष रूप से अन्य के अधिकारों की रक्षा करता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा, सत्याग्रह, रचनात्मक कार्यक्रम एवं सर्वधर्म समभाव से संचालित कर्तव्यों की पूर्ति कर वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर ही स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है। मानव कर्तव्यों का महत्व विश्व स्तर पर ही नहीं बल्कि भारत में भी स्वतंत्रता के समय इसकी कमी महसूस की गई और संविधान के अनुच्छेद 51A में 10 नागरिक कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया है, जिसमें 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मानव कर्तव्यों के अंतर्गत रखा गया है और वर्तमान में संविधान में जो मानव कर्तव्य हैं वो कुल 11 हो गए हैं। मानव कर्तव्यों का सीधा संबंध मानवता से है। मानवता के द्वारा ही मानव कर्तव्यों के पालन के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
मानवता को गांधी जी द्वारा निम्नलिखित रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। आधुनिक युग संविधानवाद और प्रजातंत्र का युग है तथा प्रत्येक प्रगतिशील और सभ्य राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करने का प्रयत्न करता है, जिनका उपयोग नागरिकों को वैधानिक सीमाओं में रहकर करना होता है। अधिकारों का दस्तावेज राज्य की प्रकृति का निर्णय करता है और राज्य एवं नागरिकों के संबंधों का दस्तावेज राज्य की प्रकृति का निर्णय करता है और राज्य एवं नागरिकों के संबंधों का समुचित निरूपण करता है। अधिकारों द्वारा प्रदत्त अवसरों के अभाव में उत्तम जीवन की कल्पना करना कठिन है। जब कभी हम मनुष्यों के अधिकारों अथवा मानव अधिकारों की बात करते हैं तो उनमें यह मान्यता अंतर्निहित होती है कि अधिकार समाज में सृष्टि है, अधिकार समाज की सृष्टि है, राज्य उन्हें प्रदान करता है और उनका आधार सामाजिक कल्याण होता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए लेन देन की भावना के आधार पर कार्य किया जाता है। जो कुछ हम अपने लिए चाहते हैं दूसरों को भी वैसा ही करने दें। ये बात अधिकारों की धारणा में स्वतः निहित है और इसे ही मानव कर्तव्य कह सकते हैं। सार रूप से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं। एक मनुष्य का अधिकार समाज में प्रत्येक अन्य मनुष्य का कर्तव्य है। हम कह सकते हैं कि अधिकारों का महत्व उनके पूर्ण उपयोग में है। यद्यपि उनके पीछे समाज की नैतिक शक्ति निहित होती है, तथापि यह राज्य सत्ता का कर्तव्य है कि वह अधिकारों का पालन करवाए। केवल लिखित रूप से अधिकार प्रदान कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। अधिकारों की सार्थकता तब ही है जब राज्य उनके उपयोग के लिए समुचित वातावरण मानव को कानूनों की अनुपालना के लिए नैतिक रूप से तैयार करे। ये था हमारा आज का राजनीति विज्ञान MA उत्तरार्ध का, जो मानव अधिकार की हम बात कर रहे हैं उसमें मानव अधिकार की प्रकृति और उसके बाद मानव के कर्तव्य क्या हैं उनके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हम थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे। कुछ शब्द हैं जिनको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर नागरिक समाज एक शब्द आता है, इसमें मानव अधिकार एवं कर्तव्य का जो हमारा प्रश्न पत्र है उसमें एक शब्द आता है नागरिक समाज। नागरिक समाज का तात्पर्य है मानव अधिकार एवं मानव कर्तव्यों की अवधारणा का वर्णन सभ्य यानी नागरिक समाज के बिना अधूरा है। सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति का उल्लेख प्राचीन काल से चला है और जिसके माध्यम से नागरिकों को समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए अधिकारों का उपयोग करना बताया गया है। यूनानी, भारतीय इत्यादि विचारकों ने सभ्य समाज में नागरिकों को अधिकारों की कल्पना करते हुए उनके मानवीय मूल्य की प्राप्ति संभव बताई है। इसमें भी सामाजिक समझौतेवादी विचारकों में विशेष रूप से लोक ने नागरिक समाज की कल्पना को, जिन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति अधिकारों को समाज से नहीं प्रकृति से प्राप्त करता है, अर्थात व्यक्ति को ये अधिकार जन्म से पूर्व ही प्राप्त हो गए थे। उनका उपयोग वह यानी व्यक्ति प्राकृतिक कानूनों के अधीन भी करता था। अतः लोक ने दो प्रकार के समझौतों का विश्लेषण किया है, एक तो सामाजिक, दूसरा सरकार से संबंधित। जॉन लॉक के नागरिक समाज के निर्मित होने से प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों का लोप नहीं होता, अपितु वे सुनिश्चित, सुरक्षित एवं सुस्पष्ट हो जाते हैं। इसी कारण नागरिक समाज की स्थापना होती है। नागरिक समाज में जहाँ प्राकृतिक कानूनों द्वारा उसकी नैतिक मर्यादाएं स्थापित होती है, वहीं जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार यानी स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति का जो अधिकार है, व्यक्ति के जन्म सिद्ध अधिकार हैं, जिन्हें समाज उत्पन्न नहीं करता है, ये स्वाभाविक और सुनिश्चित होते हैं। इसी कारण जॉन लॉक व्यक्ति को जो नागरिक समाज में प्रवेश देता है, क्योंकि उसके प्राकृतिक अधिकार सुनिश्चित, सुस्पष्ट और सुनिश्चित रह सके। जॉन लॉक जहाँ पर जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करने के लिए नागरिक समाज का प्रमुख कर्तव्य बताता है कि जो नागरिक समाज इनको यानी अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, वही उसके यानी नागरिक समाज के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतः लॉक के व्यक्तिवाद में नागरिक समाज अधिकारों की उत्पत्ति नहीं करता, अपितु उन्हें सुनिश्चित करता है। वहीं हॉब्स पर रूसो के लिए अधिकार समाज की उत्पत्ति है और व्यक्ति समाज में रहते हुए ही अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। एक और शब्द आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व जिस तरह से नितांत आवश्यक है और व्यक्ति के विविध अधिकारों में स्वतंत्रता का स्थान निश्चित रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नागरिकता की ये मांग है कि हम नागरिक मामलों में सक्रिय हों। बिना स्वतंत्रता के हम सक्रिय नहीं हो सकते।
स्वतंत्रता की अवधारणा को परिभाषित करना कठिन है। यह एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक भावनात्मक अभिव्यक्तियां अभिकल्पित अर्थ हैं। इतिहास के दौरान अनेक लोगों ने समय समय पर सब विविधताओं में उसका एक समान भाव भी प्रकट हुआ है। इसी कारण स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं, वरन यह सर्वोच्च साध्य है। इसी प्रकार बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। मित्रों, स्वतंत्रता के नाम पर इतिहास में बड़े से बड़े बलिदान हुए हैं और कभी कभी स्वतंत्रता के नाम पर घृणित काम भी हुए हैं। संसार में स्वतंत्रता की भावना के अतिरिक्त बहुत कम ऐसे आदर्श हैं जिन्होंने मनुष्य को इतना अधिक प्रभावित किया हो। कुछ लोग स्वतंत्रता का अर्थ गलत रूप में भी लगा लेते हैं। स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं का अभाव मानते हैं। इसे मानने के जो चाहे सो करे के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। जहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना समझते हैं, इस प्रकार का बंधन ही स्वतंत्रता केवल अराजकता के वातावरण में ही प्राप्त हो सकती है। फिर भी कुछ क्रांतिकारी लेखक स्वतंत्रता की परिभाषा बंधनों से आज़ादी के रूप में करते हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ है शुद्ध अथवा उचित अथवा नैतिक अथवा वैध मार्ग का अनुकरण करते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के सर्वोत्तम संभव विकास के लिए जो करता है उसे करने का अधिकार होना चाहिए। एक बार पुनः मैं दोहराती हूँ। अर्नेस्ट बार्कर ने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि शुद्ध अथवा उचित अथवा नैतिक अथवा वैध मार्ग का अनुकरण करते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के सर्वोत्तम संभव विकास के लिए जो करता है उसे करने का अधिकार होना चाहिए। हम कह सकते हैं स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी है। सिजविक के अनुसार जब स्वतंत्रता का अर्थ किसी शर्त के बिना लिया जाता है तब वह मूल रूप से भौतिक दमन या कैद के अभाव की द्योतक होती है। यदि कै के अंगों को ख चलाता है तो कै स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं है। वह तब भी स्वतंत्र नहीं है जब वह घर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ख ने द्वार बंद कर रखा है। परंतु अपने अर्थ के अन्य भाग में जो वर्तमान दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता भौतिक प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं है बल्कि अन्य व्यक्तियों के कार्य से उत्पन्न होने वाले दुखदायी परिणामों के भय की प्रवृत्ति से लगाए गए नैतिक प्रतिबंधों के विरुद्ध है। ये कहा है सिजविक ने। बर्न्स के अनुसार स्वतंत्रता न केवल सभ्य जीवन का आधार है वरन सभ्यता का विकास भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। स्वतंत्रता अमूल्य वस्तु है और उसका मानवीय जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसी प्रकार महाकवि तुलसीदास जी ने अपनी कृति रामचरितमानस में भी लिखा है कि करी विचार देखूं मन माही पराधीन सपने सुख नाही। अर्थात हम कितने ही विचार कर ले मन में, पराधीनता तो सपने में भी सुख नहीं देती है। इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मैजिनी का कथन है कि स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते, अतः आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी व्यक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहता है उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। वर्तमान समय में स्वतंत्रता सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द है। इसकी लोकप्रियता का परिणाम ये हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ लेता है। अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से लेते हैं। स्वतंत्र विचार में स्वतंत्रता का अर्थ प्राचीन परंपराओं बंधनों से मुक्त होने से लेते हैं। आध्यात्मिक संत स्वतंत्रता का अभिप्राय सांसारिक माया मोह से मुक्ति लेते हैं और परतंत्र देश के निवासी स्वतंत्रता को स्वराज्य का पर्यायवाची समझते हैं। परंतु व्यवहार में प्रचलित स्वतंत्रता के इन विविध अर्थों में कोई भी अर्थ सही नहीं है। स्वतंत्रता का सही प्रकार से अभिप्राय दो रूपों में हम समझ सकते हैं, एक है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। दो प्रकार, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। मित्रों, ये नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।